आता, कोई तुमसा, कोई तुमसा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि पिता पुत्र की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूँ कि गुरु शिष्य की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूँ कि दो बेमिसाल कलाकारों की एक जोड़ी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा, कोई तुमसा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। क्या बात है जसविंदर जी और कुलदीप जी। कुलदीप जी वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने साथ साथ जैसी फिल्म में संगीत दिया और आज भी नायाब है वो संगीत। दुनिया के न जाने कितने रेडियो स्टेशंस हैं जो साथ साथ के या अंकुश के गाने बजाते हुए थकते नहीं हैं, और उनके बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया। नहीं, बहुत आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है बस। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने अपने इस रेडियो स्टेशन पर हमें दावत दी, उसके लिए आपका तहे दिल से हम कुलदीप जी और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। कुलदीप जी, आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। जाहिर है कि साथ साथ आपका एक इंट्रोडक्शन है, वो आपकी पहचान का एक पहलू है, लेकिन संगीत की यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? अपने बचपन के बारे में। हाँ, मैं तो स्कूल से ही स्कूल में ही म्यूज़िक क्लास थी जी। मैं म्यूज़िक सीखा करता था, और मेरे गुरु थे जोगिंदर सिंह जोगी, जो गायक भूपेंद्र है ना, उनके बड़े भाई थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनसे स्कूल में, मैं कॉलेज गया तब भी मैं स्कूल में आता था उनसे सीखने के, तो मैं उनका एकदम ख़ास शिष्य हो गया था। तो उनसे मेरी बेसिक तालीम जो है जोगी जी से हुई है। जी। और फिर आगे चल के आपने ये कब तय किया कि संगीत की ही दुनिया में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं? यार, ये मैंने तय नहीं किया, ये मुझसे करवाया गया। मैं तो कॉलेज गया, साइकोलॉजी में मैंने एमए की, और मैं लंदन स्कूल ऑफ के काम में इसने कुछ मैंने भरा था फॉर्म, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिली। तो मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं म्यूज़िक को एज ए प्रोफेशन करूँगा। लेकिन मेरे कॉलेज में ही वो रमन कुमार पढ़ते थे, जो मेरे से जूनियर थे, वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे साथ साथ के। तो वो मुझे हमेशा कहते थे अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो म्यूज़िक आपको ही करना बस। तो बस ये तय हुआ, तो मैंने आ गया उसमें। क्या बात है। तो जब साथ साथ बन रही थी, और मुझे ये पता है कि उन्होंने जावेद साहब से जब लिखने को कहा, तो वो भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो इसके म्यूजिक के पीछे की कुछ दिलचस्प बातें हमें बताइए, कैसे काम शुरू हुआ था ये? एक तो ये कि जब जावेद साहब के यहाँ हम गए तो उन्होंने ऐसे देखा, अच्छा आप म्यूज़िक करेंगे, चलो ट्यून दीजिए। तो मैं बोला ट्यून तो नहीं है मेरे पास। तो फिर कैसे होगा? मैं बोला मैं ला 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 करके ऐसा करके गाना की धुन नहीं बनाता हूँ, मुझे अल्फाज चाहिए, पोइट्री चाहिए, तो मैं ट्यून में। अच्छा, तो मैं कुछ भी दूंगा तो आप करेंगे? मैं बोला कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हारमोनियम ऐसे ही सामने पड़ा था, तो उन्होंने मुझे एक मुखड़ा दिया, ये बता दे मुझे ज़िंदगी, प्यार की राह के हम सफ़र, किस तरह बन गए अजनबी।
क्या बात है। ये बोल के तो मेरी तरफ से मैंने बोला आप थोड़ा सा आपस में बातचीत कीजिए, मुझे 5-7 मिनट का समय दीजिए। तो मैंने हार्डली 5 मिनट के बाद उनको ये गा के सुनाया, तो बहुत खुश हुए, बोले बस अब ये तय हो गया कि मैं पहले लिखूंगा और फिर आप धुन बनाएंगे। तो फिर इस तरह से सारे गाने उन्होंने लिखे खुद। तब इसीलिए अल्फाज कितने अच्छे हैं ये साथ साथ के गानों के, जी क्योंकि वो किसी धुन में उनको कोई बंदिश नहीं रखी बंदिश गई। नहीं, हाँ। ये बात थी। क्या बात है। तो यहाँ ये बता दे मुझे जिंदगी सुनना बहुत जरूरी, इससे जुड़ी हुई बातें हमने की है, बिल्कुल। सुनते हैं। साथ साथ फिल्म की ये रचना हमने सुनी। हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह और जसविंदर सिंह से। जसविंदर जी, बचपन से आपने घर में संगीत देखा है जी। और अपने बचपन के दिनों में बताइए कि किस तरह से डैडी को देखा करते थे आप और किस तरह का माहौल था वो। देखिए, जैसे मैं एक संगीत परिवार को बिलोंग करता हूँ और मेरे जो फादर हैं कुलदीप जी, वो मेरे गुरु भी हैं, पहले गुरु हैं। तो बचपन से ही मैं इनको सुनता रहा हूँ, इनको देखता रहा हूँ, जैसे एक बच्चा देखता है अपने फादर को काम करता हुआ। तो इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, तो मैं कई बार मैं साथ में जाया करता था, कभी बैग पकड़ लेना, कभी हारमोनियम उठा लेना। बिल्कुल। और मुझे याद है कि इवन साथ साथ फिल्म के दौरान भी, रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैं था, कुछ रिकॉर्डिंग्स में मैं बहुत छोटा था। तो ये मेरे आइडियल रहे हैं, मैं इनको देखता रहा हूँ, इनको ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ और किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सिंगर्स को सिखाते हैं। इनका स्पेशली जो गाना सिखाने का जो तरीका है सिंगर से, वो बड़ा अच्छा कमाल का हुआ करता था। इसलिए इनके जितने भी गाने जो इन्होंने किए हैं, वो सिंगर्स ने, इवन जगजीत जी को इन्होंने बहुत अलग अंदाज में गवाया है। बिल्कुल। अगर आप वो गाना सुने, ये तेरा घर ये मेरा घर, वो बिल्कुल जगजीत जी को अलग अंदाज में गवाया उन्होंने। तो खैर मैं इनको सुनता रहता था और फिर साथ साथ में ये मेरे साथ मुझे बिठाया करते थे। मुझे इतना, जैसे इन्होंने कहा, मुझे भी कोई ऐसा शौक़ नहीं था कि मुझे कोई बड़ा होकर सिंगर बनना है या म्यूज़िशियन बनना है। तो लेकिन म्यूज़िक का शौक़ था, अंदर म्यूज़िक था। तो फिर इन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम वायलिन सीखना शुरू करो। अरे वाह। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि वायलिन होती क्या है, और साज़ देखा है लेकिन क्या है उसकी टोनेशन हमको नहीं मालूम है। तो नहीं, तुम वायलिन सीखो। और उसके पीछे का आइडिया ये था कि उस ज़माने में स्ट्रिंग सेक्शन होता था। आप फिल्मी गानों में 50-50, 60-60 वायलिन्स होती थी, ग्रुप वायलिन्स होती थी और बहुत काम होता था वायलिन्स का। जो स्पेशली वायलिनिस्ट थे उनके पास बहुत काम था। तो इनका ये मकसद था कि बेटा तुम वायलिन सीख लोगे तो तुम्हारा काम, रोजी रोटी चलती रहेगी। कि भाई काम चलता रहेगा। खैर कट्टू, उस वक्त इनके अरेंजर हुआ करते थे अमर हल्दीपुर साहब। साथ साथ के जो गाने हैं उनकी अरेंजमेंट भी अमर अंकल ने की है। तो इन्होंने अमर अंकल से बात की कि यार मेरे बेटे को वायलिन सिखानी है। तो उन्होंने कहा यार मैं एक टीचर को जानता हूँ जो कमाल के टीचर हैं, इंडिया में एक ही टीचर हैं ऐसे, वायलिनिस्ट हैं, वायलिन टीचर हैं, जिनका नाम है मिस्टर मेलबर्न हेलोवीन। ओके। तो उनके पास हम इनको लेके जाएंगे और फिर देखते हैं। और वो बड़े मूडी किस्म के इंसान हैं, वो पहली सिटिंग में ही हाँ या ना बता देंगे। अच्छा। कि मैं सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे सबसे पहले रिजेक्ट कर देंगे वो तो। तो खैर हम लोग जब गए, वो बहुत ही सज्जन पुरुष, बहुत ही कमाल के इंसान, और उन्होंने मुझे एक दो बातें कही करने के लिए कि भाई यार ये बो उठाइए और वायलिन को इस तरह से पकड़िए, जिसको गले में डाल के उसको पकड़ा जाता है अपनी गर्दन से। बोले ठीक है, मैं इस लड़के को सिखाऊंगा। तो वहाँ से फिर मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। और वो जो वायलिन मैंने सीखी वो दैट वाज वेस्टर्न क्लासिकल, नॉट इंडियन क्लासिकल। बिल्कुल। तो मैंने बाकायदा 8 साल जो हैं वो वेस्टर्न क्लासिकल, जिसमें मैंने बाक बजाया है, पगनीनी बजाया है, मोज़ार्ट बजाया है, बीथोवन बजाया है। ऐसे मैंने कंपोजर्स को, इनफैक्ट हमारा यहाँ पर NCPA में कॉन्सर्ट भी था, डबल वायलिन कंचेटो, उसमें भी मैंने बजाया है। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। तो तब तक
जैसे जैसे मैंने उनसे सीखना शुरू किया, मैं सीरियस होता गया, मुझे म्यूज़िक की गहराई का पता चलता गया। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक वायलिनिस्ट ही बनना है। और आइडिया ये था, तब तक गाना नहीं था कहीं भी सीन में। गाना ऐसे बच्चे जैसे गाते हैं, चलो यार घरों में, वैसे मैं गाता था शौकिया। लेकिन सिंगर बनने का कोई ऐसा ख्वाब नहीं था, ऐसी कोई तो ये था कि भाई वायलिन सीखेंगे और फॉरेन में जाके वायलिन बजाएंगे, क्या जो बात वेस्टर्न है। क्लासिकल। ये बढ़िया बढ़िया कहानी, कैसे आप सिंगर बने, यहाँ इस वाली दास्तान पर हम आ गए थे। अब कुलदीप जी से बात करते हैं। कुलदीप जी, हम सीधे आ गए साथ साथ फिल्म के म्यूजिक पर, लेकिन गायकों का चुनाव कैसे हुआ था ये बताइए। जगजीत कैसे आए सीन में, आप पहले से उन्हें जानते थे? हाँ, जगजीत जी को तो मैं जब से वो बम्बई में आए तब से हमारी जान पहचान थी। एक दो प्रोग्राम्स पर हम लोगों ने साथ में शोज़ भी किए, महफिलों में। तब तक आप इप्टा का काम कर रहे थे? इप्टा का कर रहे थे, मैं कॉलेज में भी था, तो हमारी दोस्ती तो हो गई थी। फिर आपने वो रिकॉर्डिंग भी की थी जो आप अभी सुना रहे थे। हाँ, मैंने 2-3 पंजाबी के गाने भी किए गाने थे, किए जी, थे इससे पहले। टीवी के लिए, लोहड़ी की रात और इस तरह के। जब जगजीत को जब भी बुलाते थे वो आते थे। तो ये चयन इस तरह हुआ कि मैं कॉलेज में था, केसी कॉलेज में, चर्चगेट में। जी। तो चर्चगेट में एक रेस्टोरेंट है, गेलॉर्ड। तो शाम को कुछ स्ट्रगलर्स वहाँ आते थे जो अपनी अपनी दास्तान सुनाते थे, इसको मिले, इसको मिले, इसको मिले। उनमें जगजीत भी होते थे। वाह। तो मैं जब वहाँ से गुजरता था तो इनकी बातें सुनता था। एक दिन मैंने मजाक में कह दिया, ओए मैं बनूंगा ना म्यूज़िक डायरेक्टर तो मैं तुमको गवाऊंगा, तुमको चांस दूंगा। चांस दूंगा। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद ये मजाक ही बन गई। जब मैं वहाँ से गुजरूँ तो ओए कभी, मैं बोला हाँ ठीक है ठीक है करके मैं निकल जाता था। कट टू 10-15 साल के बाद जब ये साथ साथ फिल्म प्लान हुई तो ये ऐसा लगा कि ये आम जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उस तरह की नहीं है, एक तरह की आर्ट फिल्म है। बिल्कुल। तो मैंने सजेस्ट किया रमन को कि यार ये जगजीत चित्रा का अभी 2 एल्बम निकले और वो पॉपुलर भी हो गए, तो क्यों ना हम इनको गवाएं। तो बोला यार बड़ी अच्छी बात है। तो हम चले गए जगजीत के पास। हाँ। गए तो दूर से जैसे अंदर घुसे थे पहले, ओए मेरा म्यूजिक डायरेक्टर आ गया। वो तो देख लो इतने सालों के बाद भी वो याद था वो। हाँ, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर आ गया। मैं बोला मैं चांस देने आया। ऐसे हमारा। क्या प्यारी बात है, क्या प्यारी बात है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि गेलॉर्ड वो जगह है जहाँ शंकर जयकिशन बैठा करते थे और उनके नाम से तो बहुत मशहूर रहा है वो रेस्टोरेंट। और एक दौर था जब वो सदाबहार हुआ करता था, कलाकारों की शामें वहाँ बीतती रहती थी। सामने जयदेव जी बैठा करते थे एक रेस्टोरेंट में। तो क्या माहौल उस वक्त रहा करता होगा। खैर, साथ साथ के गानों की सिटिंग से जुड़ी कुछ घटनाएं हमारे साथ बताइए। यार इतने प्यार से जगजीत और चित्रा दोनों ने ये गाने सीखे मुझसे। अपनी कोई वो नहीं, कभी कभी बीच में बोलता यार यहाँ मैं मुर्गी ले लूँ, मैं बोला नहीं ये ऐसे ही जाएगा, मुझे ऐसे ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो ऐसे ही लिखा। तो इस तरह से बड़े प्यार से, और ना कोई रिम्यूनरेशन की भी कोई बात नहीं की जी, दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने प्यार से उन्होंने मेरे से। जगजीत बहुत शरारती और जिंदा दिल व्यक्ति थे, तो उनकी बदमाशियां तब भी चलती रहती थी। आपके तो दोस्त थे। खैर मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन चलती रहती थी। मैं देखता था कि चित्रा हमेशा उनको डांटती थी। अच्छा, तो ये सारा सिलसिला चलता चला जा रहा है जी। तो गानों की रिकॉर्डिंग से जुड़े कुछ किस्से जरूर होंगे, वो भी बांटिए। यार एक खास गाना है जी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। तो उसके कम से कम 10-12 टेक हुए। और ख़ासकर जो आखिरी जो लाइन थी ना, क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी, वो जगजीत से उनके से पता नहीं आ ही नहीं रहा था किसी हिसाब से नहीं। तो मैं बोला था नहीं यार चल ठीक है जैसा है वैसे। नहीं कुलदीप जैसे तूने बताया वैसे ही आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए। एक स्टेज आई तो वो रिकॉर्डिस्ट थे दमन सूद, उन्होंने उठा के टेप हम सीधा मारी। अब मैं
रिकॉर्ड नहीं ये करूँगा। मुझसे नहीं होगा। मुझसे ले नहीं जाओ, होगा। ले जो जाओ आपने- यहाँ से। जो क्यों, अरे सुनते सुनते फिर कान में इतने सारे आदि कट हो चुके हैं आदि हो आपके। जाते हैं। तो फिर हम दूसरी स्टूडियो में गए, रेडियो जैम वर्ली में, वहाँ ये लाइन रिकॉर्ड हुई, तो उस तरह से ये गाना हुआ। अरे वाह, मतलब स्टूडियो भी चेंज हो गया। हाँ, वो क्या कहते उन्होंने इनकार कर दिया, अब इससे ज़्यादा मेरे में दम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा। और उसके बाद जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो ये समझिए कि तब से लेके आज तक ये गाने लोग सुनते हुए थकते नहीं हैं। इतना बड़ा हिट होगा म्यूजिक, इसका अंदाजा था? नहीं, मैं तो जैसे कंपोज करता हूँ, मैंने तो उसी तरह से काम किया, और वो ये कभी सोच के नहीं किया कि ये बहुत हिट होगा, ये बड़ा हो गया। मेरे मन को जो छूता है मैं वो काम करता हूँ। मैं जसविंदर की कितने एल्बम्स किए हैं, और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं सीरियल्स के कितने गाने, नुक्कड़ के सीरियल के गाने, और बहुत सारे गाने लेकिन एफर्ट मेरी एक जैसी होती है कि ये नहीं कि बड़ी फिल्म के लिए कर रहा हूँ तो या इसके लिए कर रहा हूँ, तो मेरा तरीका वही है काम का। और मेरे लिए शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि किस सिचुएशन के लिए गाना हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मदन मोहन जी हैं जी, अब कितने गुणी कंपोज़र हैं, ये तो आप जानते ही हैं। चाहे अनपढ़ फिल्म हो, चाहे गांव की फिल्म हो, चाहे कोई उनका गज़ल टाइप का कंपोजिशन ज़्यादा होती है। और इस मामले में मैं एस.डी. बर्मन साहब का एकलव्य शागिर्द हूँ एक तरह से। वाह वाह। आप एस.डी. बर्मन की कोई भी सिचुएशन पे गाना सुनिए तो ऐसा लगता है इसी सिचुएशन के लिए गाना बना हुआ। क्या क्या प्यारी बात बात है, है। वाह। इतनी बढ़िया बात है, तो मैं मन नहीं मन उनको फॉलो करता हूँ। जी जी जी, बढ़िया। आपका एक फेवरेट गाना सुनते हैं साथ साथ से? मेरे तो सारे फेवरेट हैं। चुनना तो ये आपको बता दे मुझे, जिंदगी जसविंदर तुमको याद है थोड़ा सा? ऐसे याद है, लेकिन क्योंकि वो गाना जो है फिल्म में नहीं है, रिकॉर्ड में है। ऐसा था कि दो गाने एक तरह के हो गए थे। हाँ। एक तो यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। हाँ तो ये चित्रा जी का सोलो गाना था। जी। तो बाकी गानों में कोई चित्रा जी का सोलो गाना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं ये गाना रखते हैं, उसको दूसरे गाने को फिल्म में नहीं रखते। अच्छा, ये बता दे मुझे जिंदगी, बट जो मेरा इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट गाना है। और चित्रा जी ने बहुत बहुत ही अच्छा गाया इसको, बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन है। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब के हम दूर हो गए। जरूर सुनते, जरूर सुनते। आप क्या सुनना चाहेंगे? यूं जिंदगी की राह में सुनते हैं पहले, हाँ वो सुनते मतलब सुन लिया। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड से। ठीक है। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, चित्रा जी की आवाज में हमने ये सुना। इससे पहले हमारी बात ये बता दे, जिंदगी से जुड़ी हुई चल रही थी और आप जसविंदर से कह रहे थे कि थोड़ा गुनगुनाइए, वो बात रह गई पर मैंने तो पकड़ ली। देखना पड़ेगा स्केल उसका। जी जी जरूर। सॉरी। ये बता दे मुझे जिंदगी, ये बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी, ये बता दे मुझे जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। पूरी दास्तान जी। चल रही है और इस दौरान हमने ये जाना कि आपने
वायलिन को अपना साथी बना लिया जी। और गायकी का कहीं कोई उस वक्त तक नामो निशान नहीं था कि आप गायकी की तरफ मुड़ेंगे। कोई तो इंसिडेंट हुआ होगा जसविंदर जी? जी, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ एक्चुअली। अच्छा। मैं देखिए कॉलेज में मैं गाता ही था, एनुअल डेज में खालसा कॉलेज में था और हमेशा खालसा कॉलेज के एनुअल डेज में गाना, और उस ज़माने में रफ़ी साहब के रोमांटिक गाने हम लड़कियों के लिए गाया करते थे, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं बार बार। तो वो सिलसिला बस वहीं तक का था सिलसिला। तो खैर मैं वायलिन सीखता था और एक वक्त ऐसा था कि जब मैं 8-8 घंटे वायलिन की प्रैक्टिस करता था। और मैं आपको अगर कुलदीप जी के बारे में बताऊं कि जब मैंने शुरू में सीखना शुरू किया तो ये हमेशा इनका एक ही काम होता था, मुझे टोकते रहते थे और कहते रहते थे रियाज़ करो, कितना रियाज़ किया। रोज़ मेरे जब भी ये गए बाहर सिटिंग के लिए गए या रिकॉर्डिंग के लिए गए, सुबह गए शाम को आए, तो शाम को जब आते थे तो मुझे पूछते थे कितना रियाज़ किया, तो मैं कहता था आधा घंटा किया बस। तो आधा घंटा किया, फिर उसके बाद 1 घंटा करना शुरू किया, फिर 2 घंटा करना शुरू किया। तो आए कितना रियाज़ किया आज, मैंने कहा 2 घंटे बस। मैंने कहा यार ये तो अब बच्चा है जो उनको अंदर से इरिटेशन, यार कभी खुशी नहीं होते यार, बस हमेशा बस आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 6 घंटे हो गए। अच्छा। हाँ 8 घंटे हुए। तो एक दिन आए, मैंने कहा आज तो मैं इनको बता दूंगा यार मैंने 8 घंटे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की है। तो बोले कितना रियाज़ किया, मैंने कहा 8 घंटे, बोले बस। उस दिन बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो आज समझ आता है कि हम कितने नादान थे, कितने हमको समझ नहीं थी, और उस ज़माने का उस वक्त का जो रियाज था वो आज हमको काम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है कि मैं वायलिन प्रैक्टिस करता था 8-8 घंटे, और मैं एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया था कि कुछ ऐसे पीसेस मैंने सीखे थे या मैं बजा रहा था जो इंडिया में बहुत कम लोग बजाते हैं। जी, जिस तरह से पगनीनी कैप्रिसेस नंबर 5, जिप्सी ईयर्स, ऐसे पीसेस जो सुरेश लालवानी, वो भी हमारे सर के स्टूडेंट थे, जितेंद्र ठाकुर हैं इंडस्ट्री में। तो ये गिने चुने कुछ लोग हैं जो ये पीसेस बजाते थे, क्योंकि इसकी टेक्निक होती है, ये एक आम म्यूजिशियन वायलिनिस्ट नहीं बजा सकता। और मुझे आज भी याद आता है कि वो जो जिप्सी ईयर्स था वो मैंने 1.5 साल सीखा था। एक 6 मिनट का पीस जो था वो 1.5 साल उसकी प्रैक्टिस मैंने की थी। तो हमारा यही प्लान था, सर कहते थे यार हम लोग एक ट्रायो बनाएंगे और हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। बट हुआ ये कि एक दिन अचानक से सुबह के वक्त, मुझे आज भी याद है कि सुबह शायद 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन आया और मुझे कहा कि यार जसविंदर आपके सर गुज़र गए हैं, ही इज़ नो मोर। तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच था, बहुत मेरा बहुत प्यार था, मेरे लिए जैसे भगवान होते हैं ना, बस वो उनकी वो जगह थी मेरे लिए जी। बस उस एरोप्लेन ही कर दिया जी। तो सुबह फ़ोन आया कि आपके सर जो हैं वो गुज़र गए हैं। तो मैं बस बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूट गया, बहुत मैं अपसेट हो गया, और उसके बाद से फिर मैं वायलिन को मैं टच ही नहीं कर पाया, यानी आई कुडंट होल्ड वायलिन। बस फिर वो मेरा, जैसे सर गए मेरी वायलिन भी छूट गई। लेकिन उससे पहले मुझे एक किस्सा याद आता है कि मेरे सर के जाने से एक 2-3 महीने पहले मेरे सर ने कहा यार जसविंदर आई नो यू सिंग वेरी वेल, तुम अच्छा गाते हो, मुझे अपनी कोई रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो ऐसे ही घर पे जो भी रिकॉर्ड किया था वो एक दिन मैंने उनको, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं कि अपना गाना सुनाओ। तो मैंने उनको जाके सुनाया और उन्होंने सुना, थोड़ा पॉज लिया, बोले यस यू हैव अ वेरी गुड वॉइस एंड आई एम हैप्पी। तो उस वक्त मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उनका क्या मकसद क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि वो जाने वाले हैं। और शायद ये लड़का जो है आगे शायद, क्योंकि मैं उस स्टेज पर था कि जहाँ ना मैं बहुत ऊपर था ना मैं बहुत नीचे था, मुझे उनके सहारे की, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत थी। वो मतलब अगर और 2-3 साल अगर
होते तो शायद मैं कहीं और होता एज अ वायलिनिस्ट। जी जी। तो बस फिर उसके उनके जाने के बाद में मुझसे वायलिन उठाई नहीं गई और मैंने फिर वायलिन छोड़ दी और फिर उसके बाद में मैंने गाना सीखना शुरू किया, अच्छा। जो बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। फिर मैं डैड के साथ बैठने लगा और मुझे आज भी याद है कि जो पहली गज़ल जो मुझे डैड ने सिखाई वो शायद 1 साल एक ही गज़ल हम गाते रहे, एक गज़ल को उसकी नुआंसेस को समझते रहे। तो कई बार मैं इरिटेट हो जाता था, यार एक ही चीज़ जैसे समय तक चल रही है। हाँ, देखिए आप छोटे होते आपको नहीं समझ आती है, जी जी। क्योंकि आपको भागना होता है, आपको उड़ना होता है। तो फिर वो जैसे इवन क्लासिकल में भी अगर आपको क्लासिकल सीखना है, शास्त्रीय संगीत सीखना है, तो आप पहला जो राग सीखते हैं उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही राग को, चाहे वो भैरव हो या यमन हो, ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो यमन के साथ भैरव के साथ में शुरू करते हैं जी। हैं। तो वो राग जो है वो साल 2 साल कई बार सिखाते हैं वो, क्योंकि एक राग अगर आपको आ गया, उसकी जो ग्रामर आ गई, उसकी समझ आ गई, तो फिर दूसरे राग महीने में हो जाते हैं, 10 दिन में हो जाते हैं, 15 दिन में हो जाते हैं, यस 5 दिन में हो जाते हैं, क्योंकि आपकी समझ उतनी, आपका गला और आपकी समझ उतनी डेवलप हो चुकी है। सही है। तो इसी तरह से मैं, कुलदीप जी मेरे फादर हैं, मेरे गुरु हैं, जो भी आज मैं जितना भी थोड़ा बहुत हूँ वो इन्हीं के आशीर्वाद से और इनकी गाइडेंस की वजह से हूँ, और इन्होंने जो डांटा है मुझे पहन कर। हाँ जी। फिर उसके बाद में इनसे तो मैं गज़ल सीखता ही था, मुझे पलटों का रियाज करवाते थे। फिर इन्होंने कहा कि बेटा तुम क्लासिकल सीखना शुरू करो, अगर तुमको गाना ही है, अगर इफ़ यू वांट टू टेक सिंगिंग एज योर प्रोफेशन, तो तुम किसी अच्छे क्लासिकल सिंगर के पास, टीचर्स के पास जाओ। तो फिर मैं पंडित अजय पोहनकर जी के पास गया। फिर उसके बाद उनकी जो माता जी, जो उनकी गुरु थी डॉक्टर सुशीला ताई पोहनकर जी, फिर उनके पास मैं एक 7-8 साल रेगुलरली जाता रहा और उनसे शास्त्रीय संगीत, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ताने पलटे, वो सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी। बीच में एक जिक्र हुआ कि एक गजल को पिताजी ने पूरे साल सिखाया जी। तो हम चाहेंगे कि वो गजल आप हमें सुनाएं। हाँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। वो 1 साल का मतलब ये था कि आउटलाइन तो 1-2 दिन में बन जाती है जी। अब उसको इम्प्रोवाइज़ करना, हर फ्रेज को अलग अलग ट्रीट करना, ये सारी बातें वो मैंने जानबूझ के इतना टाइम इसलिए लगाया कि इसको आदत हो जाए कि जब इसके सामने कोई चीज़ आए तो इसको अलग अलग ढंग से कैसे गा सकता है। क्या बात है। तो वो अलग अलग ढंग से जो उसके पीछे एक पूरा मकसद था। इट वाज लाइक अ लेसन, एक लेसन के जैसे कि उसको अलग अलग तरीके से कैसे गाना है, उसमें अलग अलग जगहें कैसे लेनी है, लफ्ज़ों को किस तरह से बोलना है। तो वो मैं सुनाता हूँ थोड़ी सी, मुझे जो याद है। जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ, है जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं, और सामने मंजिल आ जाए, और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं। क्या बात है। तो ये वो गजल थी कुलदीप जी। जी। इतने हर अंतरे में हम चाहते थे कि इसको थोड़ा सा अलग ट्रीट करें, इसको थोड़ा से, सिर्फ पर्पज़ यही था कि जसविंदर खुद समझने लग जाए कि गज़ल कैसे गाई जाती है। क्या बात है।
क्या बात है। तो आप देखिए, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं इतना और बढ़िया नहीं, है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। इतना और अच्छा करते मैं आपको बताऊं कि डैड कुलदीप जी हमेशा ही, मुझे आदत सी हो गई थी इनकी टोका टाकी की, कि हर बात पे, हर गज़ल जब भी मैं इनको सुनाऊं, यार थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ये कर लो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो मुझे आदत हो गई थी। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने थोड़ा ठीक ठाक गाना शुरू किया, तो मैंने जब इनको सुनाया तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगा कि शायद गलती हो गई है। तो बोले नहीं, आज मुझे इत्मीनान हो गया कि अब तुमको समझ आने लग गई है, अब तुम सही डायरेक्शन में हो। और इसी से जुड़ा एक और किस्सा मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे आज भी याद है कि मैं शायद 16-17 साल का रहूँगा। तो उस वक्त पृथ्वी थिएटर में एक ख़ास प्रोग्राम था। मुझे याद नहीं है कि किसकी याद में था, लेकिन वो एक बहुत ही लिटरेरी प्रोग्राम था, शेर व शायरी का, जिसमें कैफ़ी साहब बैठे हुए हैं, जावेद साहब ये सब तो हैं ही हैं, अली सरदार जाफरी साहब हैं, शशि कपूर हैं, और तमाम जो यहाँ के जो बड़े समझदार लोग हैं बैठे हुए हैं। अच्छा, उसमें मुझे इन्होंने दे दिया एक फैज़ की गज़ल गानी, शायद फैज़ के नाम पे थी वो शाम। जी जी। तो कोई फैज़ की नज़म थी, शायद मुझे गानी थी। अब जितने लोग बैठे हुए थे वो सब फैज़ से मोहब्बत करने वाले, फैज़ को पढ़ने वाले, जानने वाले, तो उनको सब पता थे कि फैज़ की क्या पोइट्री है। अब उसमें आप सोचिए कि 16 साल का लड़का सरदार बैठा हुआ वहाँ पे स्टेज पर और गा रहा है, तो हर मिसरे पे दाद मिल रही है। वाह वाह वाह। दाद मिल ही रही है, ठीक है। अब उसमें जो है मैं एक मिसरे में गलती कर गया, मिस्टेक कर गया। अब चूंकि आपको याद है, लोग पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो उस पर दाद मिल गई, वो निकल गया दाद में, वाह 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 हो गया शुरू। अब बात तो निकल गई, लेकिन कुलदीप जी पीछे रो में बैठे थे, लास्ट रो में, वो बोले रुकिए। अरे बाप रे। रुकिए। और आए, उन्होंने कहा कि जसविंदर ने ये जो मिसरा पढ़ा है ये गलत पढ़ा है, मैं जसविंदर से कहूँगा कि वो फिर से इस मिसरे को पढ़े। सन्नाटा। अब आप सोचिए कि काटो तो खून नहीं। अब उस वक्त गुस्सा भी आया, अंदर तकलीफ भी हुई कि यार इतनी भरी महफिल में, इतने बड़े लोगों के सामने इन्होंने मुझे टोक दिया कि भाई यार मैं, लेकिन वो चीज़ आज समझ आती है कि वो गलती आज हमसे नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बुनियाद बन रही थी। हाँ, और इन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा अगर गज़ल गानी है ना, इफ़ यू वांट टू, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवैया एंड ए गज़ल सिंगर। गवैया इज समथिंग डिफरेंट एंड गज़ल सिंगर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट। अ गवैया कैन नॉट बी अ गज़ल सिंगर जी। तो अगर गज़ल गानी है तो गज़ल में सबसे पहले पोइट्री है, पहले उसके लफ्ज़ हैं। जैसे पहले भी अर्ज़ कर रहे थे कि मैं पहले पोइट्री को सुनता हूँ, देखता हूँ, लफ्ज़ों को देखता हूँ, उसके बाद धुन बनाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले पोइट्री है, जो शायर कहना चाहता है उसके तासुरात, उसके जो जज्बात, उसको पहले बयां करना है, उसके बाद में फिर आपकी गायकी या कोई आपका इम्प्रोवाइजेशन आती है। अब होता ये है कि हम जो सिंगर्स हैं, जो गाना सीखते हैं या जिनके गले में चलता है, हमारा गाना हावी हो जाता है पोइट्री पर। पोइट्री बहुत नीचे रह जाती है और कई बार तो लफ्ज़ समझ ही नहीं आते कि भाई क्या है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं अपने गायकी को। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनसे हमने सीखी हैं। और यही चीज़ें हम जगजीत जी को भी हम देखते हैं कि आप देखिए उनके गाने में, ऐसा नहीं कि जगजीत जी का गाना कम था, जगजीत जी का गला बहुत चलता था। मैंने तो 4 साल गुजारे हैं जगजीत जी के साथ, तो लेकिन वो लफ्ज़ों को अपने आगे रखते थे, सर पर रखते थे, शायरों को, पोइट्री को। इसीलिए उनकी जो गज़लें हैं वो सीधा आपके दिल में उतर जाती है, रूह में उतर जाती है। जी, बहुत प्यारी बात। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी कंपोजिशन किसी और को पसंद आए ना आए, शायर को ज़रूर पसंद आए। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेहदी हसन साहब का। जी। ये बेसिकली क्लासिकल सिंगर थे, रेडियो में गाते थे। अब जब ये 47 हुआ तो वहाँ पर रेडियो में बैन हो गया,
गाना, तो बेचारे भूखे मरने की नौबत आ गई। और थे तो मारवाड़ी वो, मतलब वहाँ से उर्दू भी नहीं जानते थे। फिर इनको एक गुरु मिला जिन्होंने इसको उर्दू सिखाई, फिर गज़ल सिखाई, बातें गज़ल क्या होती है, तब वो कुछ हुए। अदरवाइज़ जैसे कहा ना क्लासिकल वाला गज़ल नहीं है, तो फिर उन्होंने गज़ल बाकायदा सीखी, गज़ल कैसा गाना। तो आपको पता ही मेहदी हसन साहब क्या नहीं, और कहीं ना कहीं आपको एक जो गवैया है, जो क्लासिकल सिंगर है, अगर वो गज़ल गाना चाहता है, शौक़ तो सबको होता है, सब गाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसको एक कलाबाजी होगी और कितनी गज़ल की जो नज़ाकत होगी। जी, अब अगर ये सपोज तुमको देखा तो ये ख्याल, अब देखिए ये इस जो कॉम्पोजिशन की जो सिंप्लिसिटी है वही कमाल है। अब तुमको देखा तो ये ख्याल, अब ये सब मैं कह तो पता ये रजिस्टर ही नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। जिंदगी अरे धूप कहाँ है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बताऊँ कि शुरू में ये जब प्रोग्राम्स के लिए कहीं जाता था तो मैं साथ में जाता था और बहुत तारीफ़ होती थी, बहुत तालियां बजती थी, और रास्ते में मैं सिर्फ गलतियां निकालता था। ये तुम एक दिन इसको गुस्सा ही आ गया, यार इतनी सारी तारीफ हो रही है और आप सिर्फ बोलते मैं भी वही करूँ तो फिर तेरा कुछ होने वाला नहीं। क्या प्यारी बात है, क्या प्यारी बात है। ये होती है एक पिता की, एक गुरु की सही भूमिका। मुझे लगता है और कंपटीशन में, कॉलेज कंपटीशन में ये तब भी मैं जाता था भाई, कोई गज़ल या कुछ सिखा के मैं भेजता था, ये कंपटीशन में गानी है और उसके अलग अलग पहले किस तरह से क्या करना है जी। तो ये वहाँ पर भी इसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता था हर वक्त, लेकिन मैं फिर भी आके बोलता था तूने वो छोड़ दिया, तूने ये छोड़ दिया, तूने। सही है। कुलदीप जी, थिएटर में आपका एक बहुत लंबा अनुभव और लंबा काम रहा है, नाटकों के संगीत निर्देशन का, नाटकों के लिए गाने बनाने का, बल्कि इसके साथ साथ कवियों की जो जनगीतों की रचनाएं हैं उनको कंपोज करने का। मुझे याद है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। शैलेंद्र की का ये गीत इप्टा मुंबई हमेशा से गाता रहा है और आपके संगीत निर्देशन में भी कोरल सॉन्ग ये होता रहा है। तो मुझे नाटकों के संगीत से जुड़े अपने अनुभव हमारे साथ बांटिए और साथ में ये जो जनगीत आपने कंपोज किए उनमें से कोई एक जनगीत की बात भी हम करेंगे। रमेश तलवार फेमस डायरेक्टर, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में खेले हैं, स्कूल में कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तो उसका फिल्मों के साथ संबंध हो गया, फिर नाटकों के साथ भी हो गया। उनके चचा सागर सरहदी साहब की वजह से फिर एक प्ले हुआ जिसको जो गालिब की ज़िंदगी के ऊपर मेन था, जी जी, जो आखिरी शमा, जी जी आखिरी शमा, जिसको बलराज साहनी साहब गालिब का रोल कर रहे थे जी। तो उनको चाहिए था कि एक फ़कीर एक गालिब की गज़ल गाता हुआ आता है स्टेज पर, और लेकिन उस फ़कीर को पता नहीं है कि ये कलाम किसका है, कहीं से मिल गया और गाता हुआ आता है। और फिर गालिब के साथ उनके साथ दो चार बातें होती हैं, तो रमेश तलवार ने मेरे को बोला यार तुम करोगे? मैं बोला छोड़ यार, नहीं देख तू ये गाने का काम है और कुछ नहीं है। मैं बोला चल ठीक है। तो मैं मान गया और वो मैं गाते हुए आता हूँ, फिर गालिब साहब से एक दो बातें होती है, वो पूछते हैं शाह साहब ये गज़ल आपको कहाँ से मिली? तो मैं कहता हूँ यार फ़कीर की झोली में सभी कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कहाँ से क्या मिला मुझे तो पता नहीं। क्या बात है। कह के मैं गुजर जाता हूँ और बहुत क्लैप इतनी क्लैप होती, कुछ कहने की बात है। ये सबसे पहले शो हुआ था दीवाने आम में दिल्ली में, गालिब सेंटिनरी ईयर था 19 क्या गालिब सेंटिनरी ईयर 1969 शायद जी 1969। वहाँ मेरी एंट्री हुई थिएटर में, तो उसके बाद मैं थिएटर वाला होके रह गया। वो गज़ल कौन सी थी?
कोई दिन कर जिंदगानी और है? नहीं नहीं नहीं, दर्द मिन्नत। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, वाह, मैं न अच्छा हुआ बुरा न। मैं डफ बजाते बजाते स्टेज, बाल खुले ऐसे, और क्या बात एक है, वो किया। क्या बात है। हम इमेजिन कर सकते हाँ, हैं कि क्या जी। क्या गजब का मैं रूप रहा बताऊंगा, होगा। वो मेरे पास है। जी, तो आप गाएंगे बहुत हमारे लिए? मजा। मैं हाँ, थोड़ा सा मैं गाइए। नहीं गा पाऊंगा। दर्द क्या दर्द में कशे दवा वाह नहीं, ना। ये सुर थोड़ा अलग कर, थोड़ा ऊपर कर। मैं इतने मुखड़ी गाना ना, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। क्या बात है, क्या वाह बात वाह है, क्या वाह बात है, वाह रोए खड़े हो वाह। गए यूं लगा के बलराज साहब हैं। और वो जी। वाह। क्या बात है, आखिरी क्षमा मुंबई इप्टा का, इतने शो हुए उसके, इतने आखिरी शो। क्षमा मुंबई इप्टा का बहुत बड़ा प्रोडक्शन आज तक चलता या, है। हाँ, हिंदुस्तान के हर शहर में ये शो हुए, जी, और इतना मज़ा आता था। एक कर, बस मैं अभी मेरी आँख भर आई जब मुझे याद आ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इप्टा से इस तरह से आपका जुड़ाव हुआ। और सोचिए 55 साल हो गए जी जी, ये प्ले, और अभी तक वो चलता है। चलता है और अभी भी लगातार उसके जी, शोज जी। हिट होते हैं। अब मैं कोई ढूंढता रहता हूँ मेरे बदले कोई आए, पर नहीं, वो कहते नहीं तुम ही चाहिए। अच्छा जी जी, तो इस तरह से आपका थिएटर से नाता जुड़ गया। बस फिर बकरी प्ले सत्यु का प्लान हुआ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ, बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे गाने थे, बहुत गाने थे। हम्म, फिर सफ़ेद कुंडली ये प्ले हुआ जिसमें शबाना हीरोइन थी, उसमें भी बहुत गाने थे। आपने मोटे शबाना राम जी को गवाया भी था उसमें। शबाना जी को गवाया, और वो जी। कहती थी पहले, अभी पता हाँ। नहीं कहती कि नहीं, कि सबसे पहले मुझे कुलदीप जी ने गवाया। वाह वाह हाँ। वाह, लाइव गाती है लाइव स्टेज लाइव पे, क्या हाँ। बात है, हाँ। क्या बात है। या, फिर उसके बाद सफ़ेद कुंडली, मोटे राम का मोटे राम सत्याग्रह। का सत्या। फिर होता ही है, मतलब मैंने फिल्मों की तरफ देखा ही नहीं। मैं कोई मेरे पास आ गया करने के लिए तो मैंने काम किया, और मुझे खैर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, थोड़े में गुजारा होता है। क्या तो बात है। शैलेंद्र जी की बात है ना। बिल्कुल। तो बस वैसे ही चलता रहा। तो थिएटर से आपका जुड़ाव लगातार चलता चला गया। वहाँ आप म्यूजिक भी कर रहे थे और कंपोज कर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, गा भी रहे थे। तो वहाँ मैंने जब ये प्ले हुआ ना कबीरा खड़ा बाजार में, जी तो उसमें कबीर के सब थे पद। तो उन दिनों मैं एक यंगस्टर लोगों की क्लास लेता था, जी, जो कुछ उनके साथ कम से कम 10 साल तक वो मेरे साथ रहे। तो उनको मैंने ये सब कबीर के वो सिखाए गाने, और टाइम टू टाइम स्टेज पर आते थे और गा के जाते थे, और बहुत क्लैप होती थी बहुत। तो वहाँ से प्लान हुआ कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। जी जी, तो फिर हमने एक फॉर्चुनेटली दिल्ली की कोई संस्था है, गुजराल फाउंडेशन, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने कबीरा खड़ा बाजार के वाको नाम कबीर वाह, के नाम से ये एल्बम रिकॉर्ड किया, उन बच्चों की आवाज़ में, सारे वही गाते हैं। और इनको, इनकी जो नरेशन है वो अतुल तिवारी ने लिखी, जी और लेकिन जावेद अख्तर और शबाना आज़मी ने हर पद के बाद कबीर के बारे में कि नरेशन करते थे। फिर इसको सारे गामा ने रिलीज़ किया, क्या और वो आप सुनिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है वो। क्या बात है, क्या बात है, कमाल की चीज़ है। एक आपका जो बहुत कमाल का काम है, और मुझे लगता है कि उस काम के लिए आज आपको 1000 सलाम करना बहुत ज़रूरी है, और वो है अभिलाष की एक रचना को अंकुश फिल्म में कंपोज करना, जो कई स्कूलों की प्रार्थना बन गई है। मुझे बहुत अफसोस है कि लोग गाने को देखते हैं, लिखने वाले और म्यूजिक डायरेक्टर को उससे जोड़कर नहीं देखते। इतनी शक्ति हमें देना दाता अभिलाष जी ने लिखा था। कुलदीप जी की कंपोजिशन है जो इस वक्त हमारे सामने बैठी जी। है। इससे जुड़ी बातें बताइए। अभिलाष मेरे मित्र तो थे, हम लोग साथ में मिला करते थे। और ये जब फिल्म प्लान हुई तो एन चंद्रा जो इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कुलदीप जी आप म्यूज़िक करोगे
और अभिलाष जी लिखेंगे। और पहला गाना हमारा वो है कि जैसे हमको मन की शक्ति देना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इस तरह के 3-4 उन्होंने रेफरेंस दिए। उस पैटर्न पे हमको एक गाना चाहिए। नानी और उसकी वो गाते हैं दोनों मिलके, और फिर ग्रुप में कोरस भी आगे भी गाता है, तो हमको वो गाना चाहिए। तो 2 वर्जन आने वाले। दो वर्जन आने एक वाले। फीमेल वर्जन, एक मेल वर्जन। मेल वर्जन। तो अभिलाष जी ने उसके पहले अच्छे अच्छे गाने लिखे। वो एक संसार है, एक नदियाँ, सुख दुख दो किनारे हैं। रफ्तार फिल्म का हाँ, गाना। बहुत अच्छा गाना, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। लेकिन इस गाने में वो फंस गया। मतलब वो सामने वही गाने आते थे, मालिक तेरे बंदे हम, ये वो, वैसे तो बात बन ही नहीं रही थी। कम से कम मुझे क्या 1 महीना गुजर गया और ये चंद्रा जी ने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था कि कुलदीप जी आपको ही फाइनल करना गाना। मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, सब बता दिया। तो बेचारे आते थे अभिलाष जी और इतने सारे पेपर्स लेके ये रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, फिर वापस चले जाते थे। एक दिन वो खुद ही नाराज़ हो गए, कहते यार ऐसा लगता है मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं करोगे तुम ही। मैं कहता था करोगे तुम ही। तो पता नहीं फियाट गाड़ी थी ना शायद, तो साइन में रहता था, तो हम बोला चल थोड़ा घूम के आते हैं। हम बैठे और बातें करते करते बोरीवली तक आ गए और वहाँ एक गन्ने की रस की दुकान में बैठे, हमने रस मंगवाई। और दीप्या, कुलदीप मेरे को दीप्या प्यार से बोलते थे, दीप्या एक गल सुन। मैं बोले क्या? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मैं कहा हो गया हो गया गाना। गन्ने की रस की दुकान पर सायन से चल के बोरियोली आई और मुखड़ा आया। हाँ मुखड़ा है बस, तो फिर गाना हो गया। देखिए ये है क्रिएटिविटी, ये इल्हाम है। अभिलाष जी की एक दिलचस्प बात ये है कि उनका विविध भारती से बड़ा हाँ, गहरा जुड़ाव बिल्कुल। रहा। यहाँ वो हवा महल लिखा करते हाँ, थे हाँ। और यहाँ वो रेगुलर आते थे और हम लोगों की नियमित मुलाकातें उनके आखिरी वक्त तक होती रही। बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही भले आदमी। ऐसे मैं फ़ोन वोन करता था, बोलता नहीं यार अब नहीं, बस ऐसे ही टाल देते थे। बट आपने, पर ये जो गाना लिखा उन्होंने, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वाह वाह। यूनुस भाई, लेकिन आपने जो बात की कही है उसको मैं इससे आगे ले जाना चाहूँगा कि बिल्कुल सही है कि ऐसे ऐसे गाने हैं जो लोग सुनते हैं, गाते हैं, जो उनके परिवार का, उनके घर का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे गाने, इतनी शक्ति हमें देना दाता, लोग जैसे सुबह हनुमान चालीसा करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, इस तरह से प्रेयर बजती है, लेकिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती यार इसको लिखा किसने है, लिखने वाला कौन है, इसको कंपोज करने वाला कौन है। तो ये मेरे ख्याल से जो है, ये रेडियो जो है आपका विविध भारती, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है कि आप बाकायदा राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, सबका आप नाम लेते। नहीं तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट। अब हम लोग भी, मैं गाता हूँ तो सिंगर जो है वो सारी मलाई ले जाता है, सिंगर ही सारा हीरो होता है। वो सिंगर के हाथ में है कि वो सिंगर कितना राइटर को, पोएट को, कंपोज़र को एक्नॉलेज करता है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि सुनने वाले जब किसी भी गाने को सुने तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि इसका राइटर कौन है और इसका कंपोज़र कौन है। अब मैं आप दोनों से एक इल्तिजा करने वाला हूँ। पहले मैं एक बात करूँ। जरूर सर। मैं इसी गाने को लेकर, इतनी शक्ति हमें देना दे, आज IPRS, अब इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी का जो बिल पास हुआ है, उसमें इस गाने का सबसे बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान, बहुत ये बड़ा। सुषमा जी थी, या सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। मैं ये जावेद साहब मुझे दिल्ली ले गए जी, और वहाँ पर सुषमा स्वराज जी किस्सा खड़ी है, जब तक मैं बैठ नहीं गया तो बैठी नहीं। मतलब वो इतनी इस गाने की वजह से उनको, और उन्होंने कहा देखिए हम ऑपोजिशन वाले हैं, हम तो जो ये बिल आएगा हम तो उसको मना करेंगे, लेकिन इस बिल को खासकर हम ज़रूर पास करेंगे। और उन्होंने मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में 3-4 बार उल्टा मेरा नाम भी बोला जब ये बिल हुआ। जी जी। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट, आप देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये जो गाना है ये इतना मोस्ट शेयर्ड एंड प्लेड सॉन्ग है। बिल्कुल है ना, ये बाकायदा मतलब ये एक प्रार्थना प्रार्थना चारों बजती तरफ रहती है ना। प्रार्थना आप के नाम भगवान से। का नाम है, भगवान का नाम तो आप दिन में कितनी बार लोगे ही लोगे। तो लेकिन- इसी तरह से लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहूँ कि इस गाने की एक पैसा भी नहीं, रॉयल्टी मुझे नहीं मिली। वही मैं कहने जा रहा था कि इतना मैक्सिमम प्लेड एंड शेयर्ड सॉन्ग है। इवन आज भी सोशल मीडिया में लोग इसी को गाते हैं, शेयर करते हैं।
लेकिन इसकी एक पाई की रॉयल्टी जो है वो सुषमा जी ने कहा है अपने भाषण में पार्लियामेंट में कि अगर इसकी अगर रॉयल्टी कुलदीप जी को अगर मिलती तो उनकी 2 पुश्तों को कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक पाई इनको मिली नहीं है। मुझे पता है ये सारा मामला अभिलाष जी वाला और ये जी, सारा। और लेकिन ये अभिलाष जी भी आप देखिए कि वो सो अनफॉर्चुनेट है कि वो गुजर गए और उनके आखिरी तरह से दिनों में इलाज नहीं मिला कोई होगा। उनका इलाज कोई देख करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जी जो उनको मदद की ज़रूरत थी वो मदद उनको नहीं मिली। नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मिलके हमारे लिए इतनी शक्ति हमें देना दाता थोड़ा सा गुनगुनाएं। जी मैं गा सकता हाँ, एक मिनट मैं जरा स्केल देख रहा हूँ। खाली मुखड़े ही ये नहीं टैप नहीं करूँ। स्केल ठीक है? नहीं नहीं टैप मत करो, मैं करता हूँ। हाँ 1 इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे गम से, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसके आगे हम रिकॉर्ड से लगाएंगे, बजाएंगे पूरा बाकायदा। अरे लेकिन वो स्केल वही सेम होना अगर चाहिए। वो नहीं कुछ कर लेंगे। नहीं अगर वो उनको सुनाए तो हम उसी हाँ, स्केल पे सुना गाते सकते हैं क्या? बजा सकते हैं? रिकॉर्ड तो हमारा वही नहीं उसी नहीं तो वो जर्क लगेगा। हाँ सुनाइए सुना दीजिए। तो हम उसी स्केल से अभी गाएंगे। गा वो हम लोग खुश नसीब हैं कि कुलदीप जी से भी नाता रहा है, अभिलाष जी से भी नाता रहा है, और ये गाना ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ी प्रार्थना है जो हमें ताकत देती है। जसविंदर, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी गाने का सिलसिला शुरू हो गया था जी पर क्या गजल का हाथ पकड़ लिया था आपने तब तक? हाँ, क्योंकि देखिए मैं कुलदीप जी को तो सुनता ही था, बचपन से देखता था, और चूँकि कुलदीप जी ने बहुत गज़लें कंपोज़ की हैं और उस ज़माने में जगजीत जी को जैसे गवाया, उसके बाद इनके एक शागिर्द हुआ करते थे, अभी भी हैं, अशोक खोसला जी। बिल्कुल। उनकी उन्होंने एल्बम्स की, तो उन एल्बम्स के दौरान मैं जाया करता था रिकॉर्डिंग में। अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। उनकी एक गज़ल थी, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो इन सब को जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर ये होता था कि नहीं यार मुझे भी गज़ल गानी है। गज़ल का पैशन तो था ही। तो फिर जब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वायलिन मैंने छोड़ दी, तब कुलदीप जी ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई अब क्या करना है बोलो, वायलिन तो तुमने छोड़ दी इतनी प्रैक्टिस करके, अब क्या करना है बोलो। तो मैंने कहा कि मुझे गज़ल गानी है। तो बोले गज़ल गानी है या गाना गाना है? मैंने कहा गज़ल ही गानी है मुझे, आई वॉन्ट टू बी अ गज़ल सिंगर। तो इन्होंने कहा मुझसे, बोले देखो जो गज़ल का रास्ता है ना ये बहुत मुश्किल है, ये आसानी से तुमको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसको बहुत वक्त लगेगा, तो सोच लो पहले। मैंने कहा मैंने सोच लिया और मैं गज़ल को ही आगे, गज़ल की ही खिदमत करना चाहता हूँ। वाह क्या बात है। तो ये एक पक्का इरादा हो गया था। जी। आपने बताया 4 बरस आपने जगजीत साहब के साथ गुजारे हैं। जी। तो फिर इन्होंने कहा कि यार अगर गज़ल, मैं तो बैठता ही था इनके साथ में और गज़ल मैंने गानी शुरू कर दी थी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी करता था, महफ़िलें भी करता था। फिर उन्होंने कहा यार अगर गज़ल गानी है तो आपको जगजीत जी के पास, एक जो गज़ल के जो बादशाह हैं उनके पास जाके उनकी सोहबत करनी, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है।
तो फिर मैं जगजीत जी के पास जाता रहा। और आज भी याद है कि मैं सुबह 10 बजे के करीब उनके घर पहुंच, हम लोग साइन कोलीवाड़ा रहते थे और वो पेडर रोड रहते थे, जी। तो वहाँ से बस पकड़ के हम जाते थे। और कई बार मतलब मैं और घनश्याम वासवानी हम लोग साथ में ही हुआ करते थे, हालांकि वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता बहुत दोस्ताना रहा है। जी जी। तो हम दोनों साथ में पहुंच जाया करते थे वहाँ पे। और हमको ये छूट थी, जगजीत जी ने कहा था कि यार रोज़ आओ तुम, चाहे मैं हूँ या ना हूँ, तुम आओ वहाँ पे, सुबह बैठ जाओ। और मैं आपको बताऊँ कि ये ग्रेटनेस थी जगजीत जी की कि हम जब सुबह 10 बजे पहुँचते थे तो अंदर तानपुरे की आवाज़ आती रहती थी वाह। कि भाई वो जो बंदा है वो सुबह अपना रियाज कर रहा है। और आप सोचिए कि जगजीत जी कितने सक्सेसफुल, कितने बड़े आर्टिस्ट थे कि कई बार आज चूँकि अब मैं शो करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे समझ आती है बात कि वो रात को जी फ़ॉरेन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, या कहीं रात को शो लेट हो गया, आप 3 बजे 4 बजे सो रहे हो, लेकिन सुबह उठ के उनका रियाज चालू। रियाज, हाँ। तो ये कमाल की बात थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो रियाज नहीं छोड़, अपना सुर लगाते थे। तो मैं वहाँ जाके मैं बैठता था और हम लोग सुर लगाते थे। और कई बार जैसे मैंने गवैये की भी बात की, तो मैं थोड़ा छोटा था, मुझे थोड़ा भागने की वो थी कि यार मैं जल्दी से भागूं आगे। तो कई बार वो, तो हम पलटा अब सारे सानी सा रे ग रे सा रे ग म ग रे ग, अब ये पलटा है। तो वो कहते थे स्लो प्रैक्टिस करो, सारे सा नी सा अरे बाप रे। स्लो। और सुर जो है, सुर को, धीरज। हाँ हाँ, अब मैं करते करते यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो सारे 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 गे सारे गम करेगा। तो कई बार वहाँ चित्रा जी, यार क्या बकरा तान मारता है तुम इस तरह से। तो वो जो ठहराव वाली बात है वो वहाँ से सीखी वाह। कि भाई गाने में तैयारी हो जाती है, लेकिन ठहराव जो है ना, कि अपने कहाँ, आपके पास सब कुछ है, शस्त्र हैं, सब हैं, लेकिन किस शस्त्र को कहाँ पे किस वक्त इस्तेमाल करना है, यही आर्ट है। क्या बात है। ये नहीं कि आपने कुछ भी हुआ निकाला, आपने तीर चला दिया। यही गज़ल सिंगर को पता होना चाहिए कि मुझे किस मिसरे पे या किस लफ्ज़ पे कौन सी मुर्की लेनी है या नहीं लेनी। अब आपका शेर खुल रहा है वहाँ पे, आपका जो काफिया है, और वहाँ पे आपने जी तान लगा दी, तो वो काफिया तो जो है वो मर गया वो जी। हाँ, शेर खुल जाए, शेर पे दांत मिल जाए, उसके बाद जब आप रिपीट करते हो तब आप मार दो तान, आप दिखा दो, क्योंकि शेर तो एस्टैब्लिश हो गया ना। अब बिल्कुल। शेर एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं, आपने मार दी, तान मार दी, आपने उस पर जगह ले ली। तो वो तो ये सारी चीज़ें जो है जगजीत जी से, कुलदीप जी से, इन लोगों से हमको सीखने को मिली हैं। और शायद हमारे गाने में अगर थोड़ी बहुत जो लोगों को अच्छा लगता है, शायद उसका कारण यही है। जगजीत जी की सिखाई हुई कोई गजल हमें सुनाइए। एक नहीं, ऐसे कोई याद नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसको एक मिसाल देके समझा दीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी, अच्छा आप कोई भी गज़ल बताइए जो पॉपुलर गज़ल हो। तुम गा रहे थे यूँ तो क्या क्या नजर नहीं आती। हाँ नहीं हाँ, वो तो कौन फिल्मी सी? है। वो कह रही है होश वालों को क्या हाँ। हुआ। कोई भी पॉपुलर गज़ल है वो ऐसी जो सिंपल हो एकदम। जगजीत की उठा लेते हैं। हाँ जगजीत की उठा लेते हैं कोई भी। ये भी होश वालों भी जगजीत। नहीं नहीं वो फिल्मी है ना हाँ, इसलिए। फिल्मी नहीं चलेगा। चलेगा क्यों नहीं चलेगा। हाँ, कोई बात आपकी आपकी मर्जी। हाँ हाँ नहीं गा सकते। इश्क की, हाँ। अब जैसे ये गज़ल है, बहुत सिंपल है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या,
बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज। अब ये चल रहा है, सिंपल सिंपल चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि शायद जो सिंगर है वो बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, और चीजें खुल रही हाँ, है ना। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली। अब ये कोई जरूरत नहीं है तान जी, मारने जी, की, जी, जी, बिल्कुल। आप बिगाड़ रहे हो उसके जो ये एक तरह की स्ट्रक्चर। कलाबाजी है, हाँ, इम्प्रेशनिज्म उसका है। जो स्ट्रक्चर है, एक इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनी है, सिंपल सी है, वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, बीच में जो है थोड़ी सी आपने, क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना और जो जानने वाले हैं, वो आपकी एक छोटी सी मुर्की से समझ जाते हैं कि हाँ यार, इसको पता है, इसने गाना सीखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको तान पलटा मारना है उसमें। जी, जी। तो यही चीज़ जगजीत जी में ख़ास बात थी कि वो लफ्ज़ों को जो है बहुत ही प्यार से, अदब से लफ्ज़ों को बयां करते थे। बहुत प्यारी बात आपने कही है। जगजीत साहब के साथ जुड़ी हुई कोई यादगार घटना, मजेदार घटना जिसमें थोड़ी बदमाशी भी हो। ये मज़ेदार, देखिए जगजीत जी जैसे आपने पहले कहा कि वो बहुत शरारती थे, जी। मजाकिया थे और मस्ती करते रहते थे, और लेकिन वो हम पे वो जो है ना वो रौब झाड़ा करते थे। वो अच्छा, पता नहीं क्योंकि मेरी, आप लोग हाँ मेरी कुछ किस्मत ही ऐसी है कि सब रौब झाड़ते रहे। तो जब भी हम लोग रियाज करते थे तो सबसे पहले सा लगाओ, सा लगाओ, सा, अरे 1 घंटा हो गया, सा 2 घंटा हो गया, सा से आगे भी चलिए, नहीं सा लगाओ। तो कई बार चित्रा जी हमारे साथ बैठा करती थी और जगजीत जी ना हमको छोड़ के चले जाते थे, बोले यार चित्रा जी के साथ आप रियाज करते रहो। अब चित्रा जी के साथ रियाज करते थे तो मैं आस्ते आस्ते मेरी स्पीड बढ़ती जाती थी, सारे धनिया, तो चित्रा अरे क्या बकरा तान मार रहा है, चल पीछे आओ, आस्ते आ जाओ। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, और मुझे लगता है कि मैंने जगजीत जी को देख देख के, सुन सुन के बहुत कुछ सीखा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो कई बार मैं उनके कॉन्सर्ट्स में जाता था, विंग्स में मैं खड़ा रहता था और उनको ऑब्ज़र्व करता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से बैठते हैं, हारमोनियम को किस तरह से लेते हैं और किस तरह वो शुरुआत कैसे करते हैं, सुर कैसे लगाते हैं। और वो पहले ही उनकी जो आलाप लेते थे उसी में बस ख़त्म हो जाती थी बात सारी। जी, जनता बस से जो कनेक्शन हो जाता उसके है। बाद किस्से, जी। उसके बाद बीच में कई बार हाँ, चुटकुले सुना दिया चुटकुले, करते थे। मस्ती करना, ये भी शरारत, कमाल था कि गजलों कमाल। के कंसर्ट में जी, आ, कि ये हिंदुस्तान सारी, का सबसे बड़ा गजल सिंगर जी, एक जोक सुना देता है। हाँ, कि वो गज़ल के कॉन्सर्ट में गज़ल के कॉन्सर्ट को इतना एंटरटेनिंग बना देते थे। नहीं तो लोगों के दिमाग में एक बात ऐसी, एक मिसकंसेप्शन बैठ गई थी कि गज़ल बड़ी बोरिंग होती है यार, गज़ल के कॉन्सर्ट में ना यार वही दुख भरी बातें हैं और वो चली गई और मेरा कुछ नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें होती हैं, संजीदा बातें। लेकिन जगजीत जी उसको रोमांटिक बना देते थे, उसमें शेरो शायरी करते थे, उसमें शरारत करते थे। कोई बैठा हुआ है वहाँ पे अगर बात कर रहा है तो उसको पकड़ लिया, उस पे शेर सुना दिया है। बिल्कुल। तो उनकी नज़र जो है वो चारों तरफ होती थी कि कौन, ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और फिर वो बीच में कभी कोई फिल्मी गाना गा देते थे, एक मेडली बना देते थे। आखिरी जो उनका क्लाइमेक्स होता था वो पंजाबी गाने से उसको क्लाइमेक्स करते थे, लोगों को क्या प्यार से गाते थे। बहुत मतलब पंजाबी गाने उन्होंने जिस तरह से गाए हैं, जी जी, स्टेज पर जिस तरह से गाए हैं, चाहे वो चरखा हो, हाँ, चाहे वो माटीदा, चाहे मिट्टी दा बाबा, मिट्टी दा बाबा, क्या शानदार चीज़ है। आप कुछ सुनाएंगे पंजाबी? वो पंजाबी तो नहीं, लेकिन उनकी ये गज़ल मैं बहुत गाता हूँ अपने कॉन्सर्ट्स में और बहुत लोग फरमाइश भी करते हैं। प्यार, ये हमारे हस्तीमल हस्ती साहब हैं, उनकी भी नज़र है, उनको भी हम याद करते हैं। प्यार का पहला प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो
लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदे नए फिर से नए परिंदों को शुरू से फिर से। तो ये जगजीत जी की गज़ल जो है वो मैं बहुत गाता हूँ, और हमारे हस्ती साहब जो हमारे चौपाल के साथी चौपालिया हैं हमारे। चौपालिए बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। रिसेंटली वो हमें छोड़कर चले गए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये शेर सुनिएगा। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। वाह वाह वाह। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो क्या बात, क्या लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना जगजीत जी को हमने याद किया जी बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जगजीत से हम लोगों ने बहुत प्यार किया है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मुझे याद आई कि जगजीत जी मुझे ये कहते थे कि जसविंदर बेटा तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, गला भी तुम्हारा चलता है, लेकिन जो भी गाओ उसको अपने अंदाज में गाओ, उसको कॉपी मत करो। डोंट ट्राई टू बी जगजीत सिंह, डोंट ट्राई टू बी रफ़ी साहब, डोंट ट्राई टू बी मेहंदी हसन। गाओ सबको, मेहंदी हसन साहब को भी गाओ, रफ़ी साहब को भी गाओ, लता जी को भी गाओ, जगजीत सिंह को भी गाओ, लेकिन उसको अपने अंदाज में हम लोग गलती ये करते हैं कि हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, जी तो उसमें आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो वो मेरी कोशिश है कि जो भी मैं जगजीत जी की भी गज़लों को गाता हूँ तो उसको अपने अंदाज में गाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही प्यारी बात है जसविंदर। हमने जगजीत सिंह से आपकी करीबी की सारी बातें जानी और बहुत जज्बाती माहौल हो गया। कुलदीप जी, आपका तो बहुत ही गहरा नाता रहा है, साथ साथ के बाद और गहरा नाता हो गया होगा। बिल्कुल। किस तरह की और यादें हैं जगजीत के साथ? सीरियल किए आपने? हाँ, सीरियल के मेरे इंतज़ार सीरियल पता है इनका, ये गिफ्ट वाला सईद मिर्ज़ा साहब सईद का। मिर्ज़ा, अजीज़ जी, मिर्ज़ा बिल्कुल। इनका। तो वो भी बिल्कुल अलग टाइप की, तुमको याद है थोड़ा थोड़ा? नहीं, हाँ, थोड़ा शुरू से मैं बताता हूँ एक मिनट। थोड़ा। वो भी अलग से गाना है। भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का, लुटेरे को मौके का इंतजार है। ऐसा वाह। बहुत बहुत तो ये जगजीत सॉन्ग ने बना गाया, था। हाँ। जी जी बिल्कुल। तो तो बहुत मेरे साथ तो जब भी जिंगल्स, क्या मैंने पंजाबी के, टीवी के, जब भी मैं बुलाता था बड़े प्यार से आते थे, और कोई कभी रिम्यूनरेशन की बात मेरे साथ नहीं की। उल्टा मुझे पूछते, अरे तेरे को भी कुछ मिल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, इप्टा में इतने बड़े कलाकारों के साथ आपका बहुत लंबा सफर रहा है,
उसके बारे में बताइए। हमने बलराज साहनी की बातें तो की। कैफी साहब, भाई बलराज जी तो जेम ऑफ ए पर्सन। हम लोग साधना स्कूल है जुहू में, वहाँ रिहर्सल किया करते थे। तो स्कूल से बच्चे बाहर जब निकले, स्कूल के कॉरिडोर में रिहर्सल करते शाम के बाद। तो वहाँ जब धूल मिट्टी जमा होती थी तो बलराज जी सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। वाह, अरे, क्या बात है, वाह। और देख के हम उनसे छीन लेते थे कुछ भी, लेकिन सबसे पहले झाड़ू उठाते थे वो करने के लिए। मतलब वो इस तरह के शख्स थे। उनसे तो मैं इतना कुछ सीखा हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं बात लंबी हो जाएगी। ये एक पंजाबी का प्ले था कणक दी बल्ली, जिसका मुझे म्यूज़िक करना था और मैं टालम टोल कर रहा था। हाँ ठीक है करता हूँ जी, मेरे जहन में था वो सब बातें, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कतरा रहा था। एक दिन दरवाज़ा खुला, देखा बलराज जी मेरे घर के बाहर खड़े हैं। अरे बाप रे। और बिल्कुल एकदम शांत चित्त। हाँ, मुझे तो ये हो गया, मैं इनको बिठाऊँ किधर, क्या करूँ? तो उल्टा नहीं यार तू चल ना। मैं कहता वो यार प्ले का म्यूज़िक करना। हाँ हाँ मैं करना ना। नहीं यार वो आज ही करना पड़ेगा क्योंकि परसों तो नाटक है। अरे बाप। हाँ तो बोला ठीक है आप बलराज जी चलिए मैं आता हूँ। नहीं यार साथ ही चलते हैं। मैं बोला नहीं यार मुझे 2 म्यूजिशियन भी लेके आते। किधर म्यूजिशियन रहता है? मैंने बोला एक तो दादर में रहता है फ्लूट वाला, चलो ठीक है उसको पकड़ते हैं। मैं चला गया साथ में। तो वो मामा करके उसका नाम था म्यूजिशियन का। तो मैं बाहर निकल के आवाज़ मार रहा हूँ मामा, तो मेरी पीछे से वो भी आवाज़ मारते हैं मामा। पब्लिक जमा हो गई यार, इतना बड़ा कलाकार है। बिल्कुल। खैर मामा ने भी जब देखा तो फौरन अपने फ्लूट का बंडल लेके आ गया। तो मैं बोला बलराज जी आप इनको लेके जाइए, तो मैं ढोल वाले को लेके आता हूँ। अरे ढोल वाला किधर रहता है? मैं बोला उधर 2 टाकी वो जगह है, तो वो मतलब अच्छी सी सड़ी गली गलियों में वो रहता था। तो मेरा दिल नहीं था बलराज जी जाए। तो बोला नहीं यार चलते हैं, हम चलते हैं। खैर चले गए। मैं बोला आप गाड़ी में बैठिए, मैं उसको आवाज़ देता हूँ। और मैंने उसको आवाज़ दी गुलाम भाई, और पीछे से ये भी आवाज़ देता। और मैं ऐसे नाक पकड़ रहा हूँ कि मुझे बात आ रही है, और बलराज जी ऐसे खड़े हैं कि यहीं के रहने वाले हैं। वाह वाह वाह, मतलब उनकी ग्रेटनेस इतनी है। उसके बाद मुझे इतनी शर्म आई कि हम प्रिटेंड करते हैं साले, और देखो इतना बड़ा आदमी ये तो ऐसे बात कर रहे थे। बलराज जी वो शख्सियत थे। क्या बात है, इतना क्या कुछ बात। सीखा उनसे, तो बहुत कुछ सीखा। वाह वाह वाह। जसविंदर बता रहे हैं कैफी के साथ भी आपका काम रहा है। कैफी साहब के साथ भी। भाई कैफी साहब ये जो थोड़ा सा बोलने की सलीका आया या समझे, वो कैफी साहब की कुर्बत में ही हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर हम उन्हीं के घर में रहते थे। होली दिवाली तो उन्हीं के घर में होती थी वैसे भी। तो उनसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। शरारती वो भी बहुत थे। अच्छा। हाँ पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं बोलिए। एक बार क्या हो कि कैफी साहब का एक ड्राइवर था जो मेरे एरिया में ही रहता था। वो कहीं बीमार हुआ था तो कुछ दिन आया नहीं। तो कैफी साहब उसको ढूंढते ढूंढते आए। मेरा घर का पता उनको मिला तो मेरे यहाँ है जी। तो मेरे पिताजी सफ़ेद दाढ़ी लंबा और हाथ में ये पूरे धर्म वाले वो जो जैसे होते हैं वैसे, उनसे इनकी मुलाकात हुई कैफी साहब की। और फिर ड्राइवर का बताया तो देखिए कि हफ्ता भर वो फिर ड्राइवर के यहाँ आते रहे, उसको दवाई ला के देते रहे, उसको जो भी खर्चा वर्चा देते रहे, सब करते रहे। कट टू, और मैं भी शरारती बहुत था। नहीं, और सॉरी, और उन्होंने ये देख लिया था कि जो कुलदीप जी हैं वो अपने फादर से बहुत डरते हैं। वो देख लिया था उन्होंने कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हाँ। तो मैं बहुत शरारत करता था। तो हैदराबाद में शायद हम आखिरी शम्मा के सिलसिले में ही गए। तो स्टेशन पर ही लोग आए हुए थे फोटोग्राफ ये वो सब लेने के लिए। तो कैफी साहब ने बोला तू बच्चा इधर आ, मुझे साथ में खड़ा कर दिया। तो सिगरेट पी रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मतलब कैफी साहब ने अपने पास बुलाया। तो जैसे ही वो फोटो क्लिक करने लगा, उन्होंने सिगरेट मेरे मुंह में लगा दिया। और फोटो खींच ली गई फोटो खींच ली गई ना। पिताजी के पास पहुंच गई। नहीं उन्होंने पहुंची नहीं, वो धमकी होगी कि बच्चे अभी तू कर, ये फोटो तेरे पिताजी के पास जाएगी। अब तो अगर तुम नहीं आए, रिहर्सल पे नहीं आए, तो ये फोटो मैं तुम्हारे पिताजी को दिखा दूंगा। वो ओकेजन था कि हम लोग इप्टा की 50वीं मना रहे थे। तो उसमें फैज़ की वो गज़ल करनी थी, हम मेहनत कश जब जगवालों से। तो वो चाहते थे, हाँ वो चाहते थे कि ये इस गज़ल को मैं करूं और ये पंजाबी लहजा हो इसका।
जो न- समझ गया। हाँ हाँ। जी 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 हम उसका माने- मेहनत कर जब जग जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हाय! इस हम तरह का। मेहनत कश जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जब जग वालों अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं एक देश नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या वो मुझे बोल रहे थे आने के लिए, तो मैं आ नहीं रहा था। तो जिस दिन मैं आया तो उस दिन बच्चे, अब तू आया ना, अब तेरे बाप के पास ये पहुंच गया। तो तब वो मुझे ब्लैकमेल करते थे हमेशा इस बात की। कमाल की बात है, कमाल की बात है। तो ये बहुत प्यारी यादें हैं। मुझे लगता है कैफी साहब का इतना जिक्र हो रहा है, तो यहाँ कैफी साहब का लिखा एक गाना सुन लेते हैं, हाँ है ना? कोई फिल्मी या फिल्मी सुन ले। जगजीत जी गाया हुआ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। देखिए यूनुस साहब, मैं एक कैफ़ी साहब पर शो भी करता हूँ, कैफ़ी और मैं, बिल्कुल, उसमें हम ये गाता वो हूँ। इसके बाद उसकी बातें जसविंदर, भी करेंगे। वो मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं याद नहीं। है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। जसविंदर, आपको जावेद साहब और शबाना आजमी वाला शो भी करते हैं जी। कैफी के नाम का, कैफ़ी और मैं जी। उसके बारे में बताइए, जिसमें ये जावेद साहब और शबाना आजमी चिट्ठियां पढ़ते रहे हैं जी। अब हालांकि जावेद साहब की भूमिका बदल गई और जावेद साहब की जगह पर कौन आ गया है? कंवलजीत सिंह साहब। कंवलजीत हाँ सिंह जी, साहब आ गए, एक्टर जाने माने कंवलजीत। एक्टर। जी जी लेकिन जब ये शो कंसीव हुआ था, तब से आप लाइव म्यूजिक में आप ही होते हैं जो कैफी साहब को गाते हैं। जी। एक्चुअली ये सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि इप्टा से तो मैं ताल्लुक़ रखता ही था कुलदीप जी के साथ में, इनके प्लेस में मैं जाता था, कभी इंस्ट्रूमेंट बजाता था, कभी कोरस गाता था, जब मेरी ज़रूरत होती थी मैं जाता ही था। तो इप्टा जो सब वाकिफ़ थे कि मैं गा रहा हूँ, कुलदीप जी का बेटा गाता है। तो जब कैफ़ी साहब गुज़रे तो उनका हम सालाना मना रहे थे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो एक प्रोग्राम कंसीव हुआ था जिसको रमेश तलवार साहब डायरेक्ट कर रहे थे, और उसमें अलग अलग लोग आके कैफ़ी साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे और बीच में गाने थे। तो उस वक्त जो है जावेद साहब ने एक स्क्रिप्ट बनाई और वो स्क्रिप्ट जो है हमने प्रेजेंट की, जिसमें सब लोगों ने बात की और उसमें गाने हुए। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि भाई यार क्यों ना इसका एक प्ले बनाया जाए, एक प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाए और उसको दुनिया भर में लेके जाया जाए। तो वहाँ से कैफ़ी और मैं की शुरुआत हुई। शौकत आपा की किताब याद के रह गुज़र पर बेस्ड जावेद साहब ने इस नाटक को लिखा
और उसमें लेटर्स नहीं हैं, उसमें वो कैफ़ी साहब की ज़िंदगी उनके के बारे में बातचीत होती है, इंसिडेंट्स हैं और बीच बीच में गाने हैं उनके, गज़लें हैं। और वहाँ से फिर जब ये शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा यार हमारे इप्टा में तो है जसविंदर सिंह, अच्छा गाता है, इसको ले लेते हैं। तो वो पहले जब शुरुआत हुई तो ये लगा कि एक दो शो हम लोग करेंगे, है ना, ये बात एक दो शो होगा ख़त्म हो जाएगा, जावेद साहब को भी नहीं लगा। लेकिन वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो इतना पॉपुलर हो गया कि वो एक शो के बाद दो शो, दो के बाद 10 शो, 10 के बाद 20 शो, हमने तकरीबन आई थिंक मोर देन 300 शोज़ ऑल ओवर वर्ल्ड किए। क्या बात है जी, कोई ऐसा देश नहीं होगा, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हम गए और एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है जावेद साहब, शबाना जी के साथ। और इनसे बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। कैफ़ी साहब के तो हम फ़ैन हैं ही हैं, उनको हम पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन जावेद साहब, शबाना जी, उनकी अदायगी, उनका प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से वो, यानी हर शो से पहले उनको रिहर्सल करनी होती है। कई बार हम लोग कहते हैं छोड़ो यार रिहर्सल इतना क्या, सारा तो कर लिया कर क्या करनी है, लेकिन उनको रिहर्सल करनी है, वाह। उनको रीडिंग करनी है। हम लोग कई बार जब वेन्यू पहुंचते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली शो है या मान लीजिए कि लंदन में शो है, कर ही रहे ना शोज़, तो सब याद है सब कुछ नहीं, वो बैठ के अपने रूम में उनको रिहर्सल करनी है, रीडिंग करनी है। गजब। बिल्कुल। तो और अगर मैं आपको शबाना जी का बताऊं कि अब उसमें होता क्या है कि स्टेज के एक कोने में कुर्सी टेबल लगा हुआ है जिस पे शबाना जी और जावेद साहब बैठते हैं, और दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस पे एक गज़ल सिंगर यानी मैं बैठता हूँ, मेरे साथ 5 म्यूज़िशियन होते हैं, जैसे एक गज़ल सिंगर बैठता है। अब उसमें वो बोलना शुरू करते हैं और मेरी एक गज़ल होती है, गाना होता है, मेरा गाना ख़त्म होता है, फिर उनकी नरेशन शुरू होती है, ये कहानी आगे बढ़ती है। अब करना क्या है, वहाँ से विंग से उठ के शबाना जी को आना है और आके कुर्सी पे बैठना है ना। कोई भी आर्टिस्ट कहेगा यार वो इसमें क्या, लेकिन शबाना जी को उसकी भी रिहर्सल करनी है। गजब। आप इमेजिन कीजिए कि वो कहाँ से, उसका डिस्टेंस क्या है, कितने स्टेप, कैसे कितने स्टेप्स हैं, कैसे चल के आएंगी, और वहाँ पे कौन सी लाइट आ रही है, उन कौन सा कट मिल रहा है उनको, वो उनको सब देखना है। वाह वाह। उनको अपनी वॉइस देखनी है कि मेरी वॉइस नेचुरल आ रही है माइक पर या उसमें कुछ प्रोसेस है। उनको नेचुरल एकदम स्टेज वाली वॉइस चाहिए, उसमें कोई रिवर्ब नहीं चाहिए, उनको कोई डिले नहीं चाहिए। जैसे हम लोग स्टेज पर अपनी वॉइस को प्रोसेस करते हैं, उसको आप मसाला लगाते हैं ना, बैलेंस करते हैं। हाँ, उनको बिल्कुल नेचुरल चाहिए एकदम आवाज़, वो वैसा रेजोनेंस उनको चाहिए। तो सब आके देख, जो पीछे राइज़र लगा हुआ है वो कैसे है, लाइट कहाँ से आ रही है, मैं कैसे बैठा हूँ, मेरे म्यूजिशियंस के कॉस्ट्यूम क्या हैं। आप सोचिए, ये है प्रोफेशनलिज्म, वाह वाह। कि छोटी छोटी बारीकियों पर ये लोग ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें शायद मैंने इन सब से सीखी हैं, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस में आपको ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं नज़र आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, कैफी और मैं आप बहुत सारी कैफी की गज़लें गाते हैं जी, तो उनमें से कोई एक चीज़ अगर आप सुनाना चाहें तो। एक गज़ल है जो कैफ़ी साहब ने 10 बरस की उम्र में लिखी थी, जी, और बेगम ये अख्तर ने उसे गाया। हाँ, और इसका जिक्र भी होता है, वो जिक्र करते हैं कि यार ये जो गज़ल है मैंने 10 बरस की उम्र में कही थी। तो इसको जो है बेगम अख्तर जी ने गाया था, लेकिन इसको कंपोज किया है कुलदीप जी ने। बिल्कुल। तो ये कुछ यूँ है, इतना तो इतना, शुरू से, इतना तो जिंदगी में, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न, हंसने से हो
रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। आगे क्या है? तकदीर मेरी, बढ़िया शेर है। जिस 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 तरह जिस तरह हंस रहा हूँ मैं, जिस तरह, फिर से यहाँ से, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं, पी पी के आश्के गम, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं, पी पी के आश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। शानदार। तो ये कैफी और मैं से जुड़ा हुआ आपका अनुभव है, लेकिन एक चीज जिसका जिक्र आगे करते हुए हम बढ़ेंगे, सत्यमेव जयते में आमिर खान के लिए आपने एक गाना गाया था एक एपिसोड में, मुझे याद है कि वो बहुत जज्बाती कर देने वाला गाना था। उस अनुभव के बारे में बताइए। वो गाना मुन्ना धीमन ने लिखा था। जी, बहुत ही खूबसूरत वो गीत लिखा था और वो एपिसोड बहुत अच्छा था। जी। वो एपिसोड ओल्ड एज पर था जी, कि किस तरह से बुजुर्गों को लोग छोड़ दिया करते हैं, और उसी सिचुएशन पर ये गाना था। और एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया, राम संपत जी उसके कंपोज़र हैं, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया। इनफैक्ट मुझे राम जी का ही फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा यार आप कल फ्री हैं? मैं कहा बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए, तो आप बताइए। तो बोले कल आ जाओ, एक गाना करना है। तो मुझे नहीं पता था कि ये सत्यमेव जयते के लिए। जी। तो उन्होंने बताया गाना और उन्होंने कहा भाई अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको आप इम्प्रोवाइज़ कर दीजिए, बट वो फील चाहिए हमको। तो मैंने गाया, 2-3 टेक की और गाना अच्छा हो गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो सत्यमेव जयते के लिए है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार, क्योंकि उस वक्त सत्यमेव जयते बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था और लोग बाकायदा उसका इंतज़ार करते थे। सो ये एपिसोड लोगों को और ये गाना बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आमिर साहब का भी और हमारे राम संपत भाई का भी। थोड़ा याद है? बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। क्या बात है। ऐसा ये दो लाइनें सुनी तो बिल्कुल यूं हुआ जी, कि जैसे किसी ने रूह छू ली हो। जी। तो ये पूरी जो बातचीत है ये अब तकरीबन आखिरी मकाम पर आ पहुंची है, और अब मैं आपके गज़लों के एल्बमों की बातें करना चाहता हूँ। जी, उनके बारे में हमें बताएं। देखिए सबसे पहली एल्बम जो हमने की थी वो थी जज्बा दिल, जो मैंने गज़ल आपको सुनाई थी, है जज्बा दिल। तो वही गज़ल से मेरा आगाज़ हुआ था। तो ये गज़ल एल्बम 1994 में रिकॉर्ड हुई थी और किसी यूके की कंपनी थी EMP, ईस्टर्न म्यूज़िक प्रमोशन, जी, जी। उसके लिए हमने रिकॉर्ड की थी। तो आप
ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा जो आगाज़ है वो 1994 का है, तो यानी आज 31 ईयर्स 30 ईयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं गज़ल गाते हुए। तो उसके बाद में फिर जब ये ABCL बना, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट रन किया था। तो उस कॉन्टेस्ट में भी मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था और मेरी एल्बम उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था आगाज़ जी। वो खैर कंपनी बंद हो गई, तो उसके बाद में उस एल्बम का कुछ हुआ नहीं। फिर 1999 में सारेगामा जो पॉपुलर टीवी शो था जिसे सोनू निगम साहब होस्ट करते थे, उसका मेगा फाइनल मैं जीता था। जी। यानी मेल कैटेगरी में आई वॉज द विनर एंड फीमेल कैटेगरी में श्रेया घोषाल थी जी। तो उसके बाद में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एपिसोड में, उस मेगा फाइनल में क्या जज थे, दिग्गज लोग, दिग्गज मतलब संगीत के मैं तो भगवान कहूँगा कि उस्ताद विलायत खां साहब, गिरजा देवी जी, पंडित राम नारायण जी, अनिल बिस्वास जी, शिव जी, जसराज जी और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। बिल्कुल। वो ऐसे दिग्गज लोगों के सामने। अच्छा उस वक्त क्या होता था, सॉरी मैं यहाँ से, आपने एल्बम्स का पूछा, मैं कहीं और चला गया। नहीं, सही जा रहा है। क्योंकि वो जर्नी के हिसाब से मैं बिल्कुल, आपको बता बिल्कुल। रहा हूँ कि उस ज़माने में कोई एक्स फैक्टर और कोई शो शा नहीं होता था, सिर्फ गाना होता था। कि मुझे आज भी याद है कि जब उस एपिसोड में जो मैंने जैकेट पहना था, जो ब्लेज़र पहना था, वो मेरे फादर का था। जी जी। उनसे क्योंकि आज तो क्या एवरीथिंग इज़ डिज़ाइनर होता है, आपका डिज़ाइन किया जाता है, आपकी स्टोरी डिज़ाइन की जाती है, डायलॉग्स डिज़ाइन किए जाते हैं, आपको गाना दिया जाता है, उसमें नाच गाना होता है, ड्रामा होता है। अब आप सोचिए कि सामने विलायत खां साहब बैठे हैं, ऐसे अनिल बिस्वास जी बैठे हैं, जाकिर भाई बैठे हुए हैं, उनके सामने आप क्या करोगे? आप आइए स्टेज पर गाना गाओ, जाओ, यू नो। तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। और उसके बाद में फिर मुझे टिप्स कंपनी ने साइन किया और मेरी एल्बम योर्स ट्रूली। वो क्यों सिलेक्ट किया, तुमने क्या गाया था लास्ट? उनकी एक फरमाइश थी कि जो हमारा उसमें एक एपिसोड था और उसमें एक राउंड था, जजेस राउंड, जजेस चॉइस राउंड। तो उसमें सब जजेस ने बाकी जो कॉन्टेस्टेंट्स थे उनको कहा गाने के लिए, लेकिन मुझे उन्होंने पूछा कि कुछ माल कौन्स में सुनाओ, विलायत खां साहब ने। तो मैंने उनसे कहा कि खां साहब मुझे मेरे पिताजी ने माल कौन्स में एक गज़ल सिखाई है, थोड़ी सी मुझे याद है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको सुनाना चाहूँगा। वाह। तो क्योंकि माल कौन्स में जो गज़ल बहुत कम कंपोज की जाती है, बहुत रेयर है, तो वो जब मैंने गाई, वो पहली 2 मिसरों में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसको प्राइज़ देना है। क्या बात। फिर उसके बाद में टिप्स कंपनी ने मुझे साइन किया, हमारे कुमार टोरानी साहब ने, और योर्स ट्रूली एल्बम रिलीज़ हुई। फिर उसके बाद दिलकश हुई, फिर उसके बाद सारेगामा के लिए एक एल्बम की, इश्क नहीं आसां, और उसके बाद एक एल्बम की इटर्नल, जिसे बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर भी मिला, और आखिर में क़ाबिदा एक एल्बम की। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और आजकल आपको मालूम है, अब तो एल्बम्स का ज़माना रहा ही नहीं, अब तो सिंगल्स हम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जी जी जी। तो ये जो सुरों का सफ़र है ये लगातार जारी है, और गुरु शिष्य कहें या पिता पुत्र कहें, दोनों की जोड़ी हमारे साथ यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि चलते चलते, मैं हमेशा से यही कहता हूँ और अपने आप पर भी मेरे लागू होती है कि ज़िंदगी में स्टूडेंट रहो बस। जी। उस्ताद बनने की कोशिश मत करो, स्टूडेंट रहो। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए। क्या बात है। तो ये गुरु का आशीर्वाद है, गुरु ही जो है वो आपको आगे लेके जाता है, उसी से गति है आपकी, बिना गुरु कुछ नहीं है। और गुरु अगर आपको डांटता है, गुरु आपको टोकता है, मतलब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। चलते चलते आप दोनों मिलकर हमारे लिए क्या गाने वाले हैं? क्या गाएंगे? क्या गाएंगे? जिंदा गा सकते हैं? नहीं, कुछ और गाते हैं ना।
कर मैं करूँ। नहीं, कोई और कुछ आपकी चीज़ या ऐसा? नाटक में से कुछ गा लीजिए, कोई बात नहीं। कैफी साहब का कुछ? हम दीवाने। हाँ हाँ ठीक है। कैफी साहब का। जी बिल्कुल, बोल के गाइए। ये बजाओ तो ये आ जाएगी, बजा सकता बजा हूँ। लीजिए, बजा। एक सुर ठीक है? हाँ, या ऊपर करूँ? थोड़ा ऊंचा गा, थोड़ा ऊंचा। चलेगा? ये ऊंचा हो जाएगा। एक आधा कम करो। नहीं, ये भी ऊंचा है। एक मिनट, एक मिनट। आधा ऊपर नहीं कर। क्योंकि उसके बाद ऊपर तो जाता नहीं है, नहीं है ना। तो ये कैफी साहब का गीत है जो हम लोग अक्सर गाते हैं, क्वायर में गाते हैं। तो ये हम लोग साथ में गाने की कोशिश करेंगे। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने, अपने वतन के, अपने चमन के, अपने वतन के, अपने चमन के। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने। प्यास ने हमको, प्यास ने हमको जन्म दिया है। कैफी साहब का एक गीत है जो हम लोग अक्सर इप्टा में भी गाते हैं, अपने क्वायर में गाते हैं। तो ये मैं कुलदीप जी के साथ कोशिश करूँगा इनको फॉलो करने की। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने, अपने वतन के, अपने चमन के, अपने वतन के, अपने चमन के। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने। प्यास ने हमको जन्म दिया है, भूख ने अपनी गोद में पाला। प्यास ने हमको जन्म दिया है, भूख ने अपनी गोद में पाला। दाएं थी मस्जिद, बाएं था मंदिर, बीच से रास्ता हमने निकाला। रह गए पीछे सब बुत खाने, रह गए पीछे सब बुत खाने। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने, अपने वतन के, अपने चमन के, अपने वतन के, अपने चमन के। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने। क्या क्या बात है, बहुत शानदार महफिल जमी, बहुत अद्भुत यादें आप लोगों ने हमारे साथ बांटी। विविध भारती के स्टूडियोज में आने का और अपना बेशकीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, कुलदीप जी और जसविंदर जी। नहीं, हम आपका तहे दिल से, विविध भारती का यूनुस भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने रेडियो स्टेशन पर बुलाकर इतनी इज्जत। यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या, नजर नहीं आता कोई तुमसा, कोई तुमसा